हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नित्या दवे और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको समझाने वाली हूं। आज का वीडियो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी नए नए कॉलेजेस में हैं और नए नए अभी BHMS ज्वाइन करें उन लोगों के लिए, और प्रैक्टिशनर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 12 कैंट ऑब्जर्वेशंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन सिलेबस ऑल्सो एंड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑल्सो। तो ये हमारी प्रैक्टिस में डेली यूज़ में हम देखते हैं जब भी हमारे पास केसेस आते हैं, और आफ्टर केस जब भी हमको देखना होता है कि हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन देना है या सेम रेमेडी को ही कंटिन्यू करना है, तो ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं 12 कैंट ऑब्जर्वेशंस। तो आज जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो डॉक्टर कैंट ने दिए थे होम्योपैथी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। चाहे आप प्रैक्टिशनर्स हो चाहे आप स्टूडेंट्स हो, आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए क्योंकि ये बेसिक है ना। और आपको ये गाइड भी करता है कि आपको किस केस, आपका जो केस है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आप सही मेडिकेशन दिए हो या आपको मेडिकेशन गलत है। और ये हमें गाइड करके बताते हैं कि हमें किस तरीके से आपको मेडिसिन देनी है और क्या आपने केस में गलती करी है। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पहला ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो ये है प्रोलॉन्ग एग्रावेशन एंड फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब है कि पेशेंट को आपने दवा दी और उसके बाद दवा लेने के बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हुआ, जो भी उसकी समस्या थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बट कोई पेशेंट की सुधार नहीं हुआ और ज़्यादा वो बिगड़ती गई। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रोलॉन्ग एग्रावेशन फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। तो ऐसा तब होता है जब या तो आपने कोई एंटीसोरिक दवा यानी कि सल्फर या सिफिलिनम, सोराइनम, है ना, या डीप एक्टिंग ड्रग जैसे फॉस्फोरस, ऐसी कोई मेडिसिन दी है पेशेंट को और उसकी वाइटलिटी उसको नहीं ले पा रही है, वो उससे बहुत ज़्यादा है उसके लिए, पेशेंट के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा होता है, ठीक है। या फिर आपने हाइपोटेंसी दी है, 200 या 1 m में मेडिसिन दे दी है और पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है कि वो 200 या 1 m पे रिएक्ट कर सके उसकी वाइटलिटी। या फिर मोस्ट प्रॉपरली क्या होता है जब भी इनक्योरेबल केस होता है ना, जब भी कोई ऐसी इनरिवर्सिबल चेंजेस हो गए हैं पेशेंट के अंदर और डिस्ट्रक्शन हो गया है और वो वापस नहीं आ पा रहा है, तभी क्या होता है कि ये सिचुएशन हमको देखने मिलती है, एग्रावेशन ज़्यादा होता है। तो जब भी आप देखो कि कोई इनरिवर्सिबल चेंजेस हैं या फिर इनक्योरेबल डिसीज़ है, तो आपको क्या करना है, डीप एक्टिंग ड्रग नहीं दे रहा है, एंटीसोरिक ड्रग नहीं देना है और 30 पोटेंसी के नीचे देना है, जो भी आपको देना है 12 CH, 6 CH या 12 या 30 पोटेंसी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं देना है क्योंकि ये पेशेंट को हार्म कर सकता है और ज़्यादा एग्रावेशन हो सकता है। तो ये मिलता है हमको फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से सीखने के लिए। अभी हम आते हैं सेकेंड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है? लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल स्लो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। यदि कोई पेशेंट है, उसको थोड़ा आपने कोई दवा दी, ठीक, 1-2 दिन उसकी तकलीफ बढ़ी, बट फिर 1-2 घंटे को बढ़ी, है ना, कुछ समय के लिए, और फिर उस पेशेंट को अच्छा लगने लगा और वो इम्प्रूवमेंट फील कर रहा है, तो ये क्या हुआ? मेडिसिनल एग्रावेशन हुआ। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें क्या है, आपकी सिचुएशन फेवरेबल है, आपको दवा बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, आपने जो भी पोटेंसी दी है बिल्कुल सही है, और कोशिश करें 200 पोटेंसी या 200 से ज़्यादा वाली पोटेंसी आपको इसमें इस सिचुएशन में देना है, ठीक है। आप 1 m भी दे सकते हो, 200 भी दे सकते हो। ये होता है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जिसमें एग्रावेशन तो है बट इम्प्रूवमेंट भी है। तो इसमें प्रोग्नोसिस कैसी होती है? फेवरेबल होती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप पढ़ पा रहे होगे थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? एग्रावेशन इज क्विक, शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक, इन एक्यूट कंडीशन 1 hour आफ्टर द रेमेडी एंड इन क्रोनिक डिसीज ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? एग्रावेशन यदि क्विक है और शॉर्ट है, कुछ समय के लिए है, और थोड़ा ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, बट उसके साथ बहुत जल्दी जल्दी इंप्रूवमेंट लग रहा है पेशेंट को, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आप बिल्कुल करेक्ट रेमेडी दिए हो, आपको दवा को बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है ना। इसमें कहने में बताया है कि एक्यूट सिचुएशन है यदि, तो 1-2 आवर के लिए थोड़ा सा एग्रावेशन हो रहा है, इसको बोलेंगे हम क्विक एग्रावेशन, और शॉर्ट, है ना। और क्रॉनिक डिसीज में क्या होता है कि कुछ समय तक चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कोई भी व्यक्ति के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आए हैं, इसलिए उसको थोड़ा सा एग्रावेशन हुआ, बट फिर वो अच्छे से वर्क करने लगा, ठीक है ना। अब हम आते हैं फोर्थ ऑब्जर्वेशन की ओर, सॉरी। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है? आपको कोई भी एग्रावेशन नहीं हुआ, बट आप क्या देख रहे हो? पेशेंट जल्दी जल्दी ठीक हो रहा है,
तो आप क्या सोचोगे कि बहुत अच्छी सिचुएशन है। बट एक्यूट केस में तो ठीक है प्रोग्नोसिस इसकी कि चलो अच्छी बात है, अभी अभी के जो सिम्टम आए थे उसको कोई भी एग्रावेशन नहीं हुआ, पेशेंट रिकवरी मोड में चला गया, है ना। बट क्रोनिक केस के लिए यहाँ पर हम डाउटफुल हो जाते हैं कि ये सिचुएशन अच्छी है या नहीं है। ठीक, इसमें क्या होता है, रेमेडी और पोटेंसी एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, आपने जो रेमेडी दी या पोटेंसी दी वो सही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करना है मेडिसिन का एक्शन। ठीक, एक्यूट सिचुएशन के लिए बहुत अच्छा है, बट क्रॉनिक के लिए हम डाउटफुल हो सकते हैं कि सेम रेमेडी हमें आगे भी प्रिस्क्राइब करनी है या नहीं करनी है। ये है फोर्थ ऑब्जर्वेशन ऑफ कैंट। ठीक है, इसका सिंपल सा ये मतलब होता है कि डिसीज़ जो है ना वो डेप्थ में नहीं गई है, ऊपर ऊपर है, हल्की फुल्की है, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हुआ है, तभी ना वहाँ पर एग्रावेशन ही नहीं हुआ और रिकवरी होने लगी, तो ये अच्छा साइन है। ठीक है, अभी हम आते हैं फिफ्थ ऑब्जर्वेशन की ओर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एमेलियोरेशन कम्स फर्स्ट एंड एग्रावेशन आफ्टर वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एमेलियोरेशन पहले आ रहा है, पहले व्यक्ति को आराम मिल रहा है और उसके बाद एग्रावेशन होने लगा, उसकी बीमारी के जो सिम्टम थे ना वो एकदम से डिसीज सिम्टम बढ़ गए। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका मतलब होता है आइदर रेमेडी वॉज ओनली अ सुपरफिशियल रेमेडी एंड कुड एक्ट ओनली एज अ पैलेटिव। इसका मीन्स क्या हुआ कि आपने जो दवाई दी वो सिर्फ सुपरफिशियल काम करी, उसने अंदर तक वर्क नहीं करा, या फिर आपकी दवाई ने यहाँ पर पैलिएट कर दिया चीज़ को, है ना। तो यहाँ पर क्या है, या तो डिसीज़ इनक्योरेबल हो सकती है और आपको ऐसे में क्या करना है, आपको ना ऐसे में डीप एक्टिंग ड्रग देना चाहिए। जब भी हम डीप एक्टिंग ड्रग देंगे तो पेशेंट को फिर इसमें ठीक होता है, क्योंकि वो अंदर तक काम करेगा, है ना, सुपरफिशियल नहीं देना है। और वैसी सिचुएशन में फिफ्थ ऑब्जर्वेशन में प्रोग्नोसिस जो होती है ना वो अनफेवरेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं सिक्स ऑब्जर्वेशन की, टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम। ठीक है, मतलब बहुत जल्दी पेशेंट को सिम्टम्स में रिलीफ हो गया है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सिक्स ऑब्जर्वेशन की, तो हैज़ द पेशेंट डन समथिंग टू स्पॉइल द एक्शन ऑफ मेडिसिन, इफ नॉट द फिजिशियन में सस्पेक्ट द फॉलोइंग। In acute case, presence of high-grade inflammatory reactions of organ which are treated by the process going to. In chronic cases, there is structural changes and the organs are being destroyed. That's why. ठीक है, शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब है कि जो आपने दवाई दी है उससे उसको थोड़ा बहुत जल्दी से रिलीफ हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, या तो वहाँ पर कोई इन्फ्लामेशन है, हाई ग्रेड इन्फ्लामेटरी कुछ रिएक्शंस हो गए हैं टिश्यूज़ में, तो वहाँ पर हमको ये मिल रहा है ना। या फिर ऐसा होता है कि इनक्योरेबल डिसीज़ है, अनफेवरेबल सिचुएशंस हैं, यहाँ पर प्रोग्नोसिस बैड होती है, शॉर्ट रिलीफ तो हुआ है सिम्टम्स में, है ना, बट बीमारी ठीक नहीं हुई है, तो यहाँ पर प्रोग्नोसिस बैड है, यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इन एक्यूट डिसीज मेडिसिन हैज़ टू बी रिपीटेड मच ऑफन आर बी मोर सिमिलर मेडिसिन इज सिलेक्टेड। तो सबसे पहले हमको सिमिलम सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन आ रही है एक्यूट केस में उसका हमें फ्रीक्वेंट 2 बार 3 बार BD TDS, है ना, ऐसे हमको इसको रिपीट करना है। और क्रॉनिक केस में क्या करना है, नो इंटरफेरेंस ऑफ मेडिसिन, मोर सिमिलर मेडिसिन टू बी प्रिस्क्राइब। यहाँ पर हमको जो भी मेडिसिन हमने प्रिस्क्राइब की उसका सिंगल डोज दे के छोड़ देना है और सिर्फ वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि यहाँ पर प्रोग्नोसिस कैसी है, बुरी है ना। अब हम आते हैं सेवेंथ ऑब्जर्वेशन में। तो 7 ऑब्जर्वेशन क्या है, फुल टाइम एमेलियोरेशन ऑफ सिम्टम यट नो रिलीफ ऑफ द पेशेंट। अभी यहाँ पर क्या है, आपने कोई पेशेंट जैसे पैरों में दर्द लेके आया, ठीक है, आपने उसको मेडिसिन दी, साथ में उसको इंडाइजेशन भी था। ठीक, आपने उसको मेडिसिन दी, उसके घुटनों के दर्द में बहुत आराम हो गया, बट अभी भी उसको एसिडिटी, इंडाइजेशन सब कुछ बना हुआ है, साथ में उसको नए सिम्टम आ गए हैं, उसको नींद नहीं आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इसको क्या बोलोगे, प्रोग्नोसिस अच्छी है क्या? यहाँ पर प्रोग्नोसिस बैड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंडीशंस है ना, देखो, प्रेजेंस ऑफ लेटेंट कंडीशन या लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशन विच प्रिवेंट इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज, द रेमेडी एक्ट फेवरली बट पेशेंट इज नॉट क्योर्ड एंड नेवर बी क्योर्ड, द पेशेंट इज पैलिएटेड इन दिस इंस्टेंस। मतलब यहाँ पर पेशेंट के अंदर ऐसे चेंजेस हो गए हैं जो कि वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे, मतलब उसको
कहीं ना कहीं वहाँ पे ऐसी चीज़ है या वो ऐसे चेंजेस हो गए हैं, तो इसलिए प्रोग्नोसिस बैड है, वो पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर सुपरफिशियली टाइप की एक्ट करी मेडिसिन। ठीक, पेशेंट कैन नेवर बी क्योर्ड कम्प्लीटली एंड इज क्योरेबल ओनली टू अ सर्टेन लिमिट। इट इज़ अ सुटेबल पैलिएशन फॉर होम्योपैथिक रेमेडी। तो कई ऐसी सिचुएशंस भी होती है जब भी हमें पैलिएट करना है, सिर्फ पेशेंट को हम रिलीफ दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर इनरिवर्सिबल पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये 7th ऑब्जर्वेशन लगता है। 8 ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे तो 8th ऑब्जर्वेशन में क्या है, सम पेशेंट प्रूव एवरी रेमेडी दे गेट। पेशेंट इज सैड टू हैव एन इडियोसिंक्रेसी टू एवरीथिंग। The oversensitive patient are often incurable. Give 30 and 200 of the cure their disease. तो क्या होता है, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं ना, उनको हर रेमेडी लग जाती है। आप कुछ भी दे दो, 30 में दे दो, 200 में दे दो। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो थोड़े से ओवर सेंसिटिव होते हैं और बहुत अच्छे प्रूवर्स होते हैं। तो हमें यहाँ पे सोच समझ के मेडिसिन देनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इनको जो भी मेडिसिन आपने दी उनसे वो वाली डिसीज़ तो इसकी ठीक हो जाएगी, बट ना और सिम्टम्स जो कि मेडिसिन के सिम्टम होते हैं वो उनमें हमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हमें सोच समझ के देना चाहिए। यदि हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि मेडिसिनल सिम्टम्स वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं तो हमें मेडिसिन को वहाँ पर एंटीडोट कर देना चाहिए, ठीक है। अभी 9th ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। 9th क्या है, एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन प्रूवर। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मैंने आपको बोला ना वैसे ही हो रहा है। देखो, प्रूविंग हो रही है। प्रूविंग ऑलवेज बेनिफिट हेल्थी प्रूवर इफ दे आर प्रॉपरली कंडक्टिंग। Observe carefully the constitutional state of an individual about to become a prover. Write this down and subtract them from the proving. These symptoms will not very commonly appear during the proving if they do not the change in them. ठीक है, तो इसमें क्या बता रहे हैं, प्रूविंग के लिए बता रहे हैं कि जब भी हम कोई मेडिसिन को प्रूव करते हैं ना, तो हमें सोच समझ के हेल्दी व्यक्ति के ऊपर प्रूव करना चाहिए ताकि जो भी मेडिसिनल सिम्टम्स आ रहे हैं उनको क्लियरली हम नोट डाउन कर सकें। अब बात करते हैं हम 10th ऑब्जर्वेशन की। तो 10th में क्या है, न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रेमेडी। ठीक, नए सिम्टम आ रहे हैं। आपने कोई दवाई दी और देने के बाद क्या हुआ कि नए सिम्टम आ गया। आपने घुटने दर्द के लिए दिया, उसको क्या हो गया, उसको स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो इसका मतलब यह है कि आपने मेडिसिन गलत दी है, आपको फिर से रीकेस टेकिंग करनी है और ये पुरानी वाली जो आपने मेडिसिन दी है इसको वहाँ पर एंटीडोट करना है और फिर से पूरा केस लेके फिर से रिपर्टाइज करके प्रॉपर से मिनिमम निकाल के फिर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, ठीक है। 11 ऑब्जर्वेशन में क्या है, ओल्ड सिम्टम आर अबाउट टू रीअपीयर। जब भी आपके पुराने सिम्टम वापस से रिपीट होते हैं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब है आपकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है, डिसीज़ क्योरेबल है और बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। सिम्टम आर डिसअपीयर इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस। जैसे जैसे पुराने सिम्टम आपके आएंगे रिवर्स ऑर्डर में आएंगे, वो रहेंगे और कुछ समय बाद चले जाएंगे। मेडिसिन मस्ट बी लेट अलोन। ऐसे में क्या करना है, हमें दवाई को छोड़ देना है, कोई भी दवा नहीं देना है। इफ़ ओल्ड सिम्टम कम बैक टू स्टे देन आ रिपीटेशन ऑफ द डोज इज नेसेसरी। यदि कोई सिम्टम वापस से आके रुक गया है वहाँ पर, तब हम दवा को एक बार फिर से एक डोज रिपीट कर देंगे, अदरवाइज हमें छोड़ देना है, ठीक है। इट इज़ वेल टू से टू द पेशेंट दैट दिस इज़ एनकरेजिंग। ठीक है, हमको पेशेंट को ये बताना है कि भाई अच्छा हो रहा है आपके साथ, और सीरियसली ये बहुत अच्छा होता है जब भी हमारे पुराने सिम्टम रिपीट होते हैं ना, मतलब आपने बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट करी है और व्यक्ति क्योर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी हम आते हैं 12 ऑब्जर्वेशन में। सिम्टम टेक दी रॉन्ग डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है, आपने जो भी दवाई दी ना, जो सिम्टम्स हैं ना वो बिल्कुल सही नहीं जा रहे हैं, वो गलत तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। तो इसमें प्रोग्नोसिस बैड होती है, आपने मेडिसिन रॉन्ग दी है, तो आपको क्या करना है, मेडिसिन मस्ट बी एंटीडोट एट वंस, अदरवाइज स्ट्रक्चरल चेंजेस विल टेक प्लेस। तो यहाँ पर हमें एंटीडोट करना पड़ेगा, नहीं तो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो जाएंगे या फिर न्यू सिम्टम्स आ जाएंगे, जो मेडिसिनल सिम्टम्स होंगे, है ना। तो हमको सोच समझ के करना है। जब भी आप कोई केस लो, कोई भी मेडिसिन दो, तो एक बार 12 ऑब्जर्वेशंस में ज़रूर देखना कि क्या मतलब है, किस ओर किस दिशा में जा रहा है।
तो ये थे 12 कैंट ऑब्जर्वेशंस। आई होप पसंद आया होगा। तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा आज का आपको ये वीडियो। होप सो स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प होगी, और सभी लोगों के साथ शेयर करो, है ना, क्योंकि जितना ज़्यादा हम नॉलेज देते हैं उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ता है। और आगे आपको कौन सा टॉपिक समझना है तो उसके लिए प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए बनाने की। ये भी मेरे कुछ फ्रेंड्स लोगों को समझना था, तो उन्हीं के लिए मैंने बनाया है, डेडिकेट टू माय ऑल फ्रेंड्स, और उन सब स्टूडेंट्स को भी जो आप सभी लोग पढ़ना चाह रहे हो, इतने अच्छे से होम्योपैथी को पढ़ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। सो बेस्ट ऑफ लक। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, टेक केयर।